हम आपका झंडा बनाए, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठो, हमारा आदमी नीचे बैठा, काहे का बैठा भाई, काहे का बैठा? हमारा आदमी कुर्सी पे बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी पे। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पीछे गुदे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। मेरा काम मनुवादियों को बजाना, ढपली बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर लेगा। मेरा काम है इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद का इलाज करना। इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आ रहा था। और ये देखो, ये सिक्के, इनको कमाने में मेरे लोगों को सर से पैर तक पसीना आया होगा। देखो, ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माओ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊं और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब और महापुरुषों का अधूरा काम है उसको पूरा करा। मैंने ये पैसे जिस दिन देखे तो मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिए। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किन के नोटों से और किन के वोटों से सांसद बना। सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता। महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु और बाकी उन संतों को, भगवान महावीर जैन, जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाए हैं, उन सबको नमन करता हूं। आधुनिक भारत में वंचितों के मुक्तिदाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता, आरक्षण के पैरोकार, सामाजिक न्याय के छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों, कर्मचारी, मजदूरों के नेता, उनके मार्गदर्शक, उनके मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां अवंतिकाबाई होलकर, मां झलकारी बाई, मां रमाबाई, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, जिनको मैं संघर्ष के नायक के तौर पर देखता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको बिहार का लेनिन भी कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत रामदेव प्रजापति, बर्मानंद लोधी जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर साथ श्री काशीराम जी को भी नमन करता था। और अगर बिहार में आके श्रद्धेय बाबू जगजीवन राम को भी आप याद नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो मैं बाबू जगजीवन राम साहब को भी नमन करता हूं, उनको भी याद करता हूं, क्योंकि उनका योगदान भी कम नहीं है। जितना योगदान उनका है, हाशिए पे पड़े समाज को
नौकरी देके जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया है, ये भी कोई और शायद नहीं कर पाता। या ये कहिए कि संकल्प के किसी और नेता को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ा पाता। मुझे एक पर्ची दी गई है जिसमें लिखा गया है कि भोजपुरी के ये 2 शब्द मैं जरूर कहूं। का हाल बा? ठीक बानू सर। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा, मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास से गुजरता है जिस ओर जवानी चलती है। आज का ये महान दिन जिसमें मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर, जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस और द्वितीय अधिवेशन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। प्यारे साथियों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। मैं दोनों हाथ में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथ साथ मैं इस नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं। अब मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को नहीं रोका। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और बिहार की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर आज मैं लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूँ, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों को जाता है। मैं इस मंच का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया। सीनियर टीम ने मुझसे कहा कि आपको बोधगया जाना है, बोधगया को मुक्त कराना है, बोधगया की शक्ति, बोधगया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये तय हुआ कि जून में 12 मई को एक बड़ा आयोजन होगा और दिन लाखों लोगों को लेके हमें बोधगया पहुंचना। लेकिन फिर देश में वार आ गई। हमारा देश, पहलगाम का हमला हमारे लोगों पर हुआ। बताया गया कि धर्म पूछ के मारा गया, और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। और बाद में जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाए।
मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाए आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ थे हसन मुनीर, अगर थोड़ी देर और उनको मौका मिल जाता तो शायद हसन मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन नहीं है, कश्मीर में तो प्लॉट मिलेगा या मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर जाना। शेड्यूल कास्ट पेपर को जिन लोगों को जमीन नहीं है उनको जमीन भी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मीडिया के चैनल पे बैठे एक्सपर्टों ने तो इस तरह का माहौल बनाया, ऐसा लगा कि यहां से घुस गए हैं, सूत्रों द्वारा पता लगा यहां से घुस गए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वॉर भी ना हो, क्योंकि वॉर किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, वॉर में जान जाती है, आर्थिक नुकसान होता है, बंटवारे होते हैं, दूरियां पैदा होती है, लेकिन अगर मीडिया का बस चले तो ये वॉर करवा दे। इसलिए उस दिन मैंने महान मीडिया के आगे प्रणाम किया और ये तय किया कि इनकी सारी बातों पर भरोसा नहीं करना। प्यारे साथियों, आज हम ये अधिवेशन जो मैंने आपको विषय बताया कि 12 मई को जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो सीनियर कमेटी ने तय किया कि हम लोग अधिवेशन बिहार में करेंगे। और पूरी कमेटी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी ने डिसाइड किया तो हम लोगों ने इस बात को माना कि अधिवेशन बिहार में होगा। और अधिवेशन बिहार के भी बोधगया में होगा, लेकिन फिर से बोधगया में इतना बड़ा हॉल नहीं मिला क्योंकि अधिवेशन खुले में नहीं हो सकता। अधिवेशन तो हॉल में ही होता, कोई हॉल नहीं मिला इतना बड़ा, और फिर परमिशन को भी दिक्कत हुई। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार की पूरी टीम को, भाई हमारे ज्योति जी को, भाई जौहर साहब को, रितेश जी को, रामेश्वर प्रधान जी को, और मेरे प्यारे भाई कमल सिंह वालिया जी को, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ रह के मेहनत करके इस अधिवेशन को सफल कराने का काम किया। और मैं अपने भीम आर्मी के प्रदेशों के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता, भाई हिमांशु जी को, भाई उदय जी को, भाई राजेंद्र जी को, भाई अनिल जी को, भाई सुनील बैरसिया जी को, जिन्होंने यहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। किस तरह से कार्यक्रम सफल हो इसमें उसने पूरी ताकत लगाई। कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, कुलदीप को नहीं मिला, समय कमी का, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं देश भर से चल के आए, किसी प्रदेश से 4 लोग, किसी 6 लोग, किसी 10 लोग, जो थोड़े थोड़े 10% लोग देश भर से आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता हो, चाहे हमारे बंगाल के नेता हो, चाहे हमारे झारखंड के नेता हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता हो, उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं सीनियर, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथी हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के साथी हो, और चाहे असम के साथी हों, उत्तराखंड के साथी हों, छत्तीसगढ़ के साथी हों, तमाम हमारे साथियों ने जो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ लाकर अपनी लीडरशिप का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं इनकी भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। हमारे लीडरशिप के साथियों को धन्यवाद देता हूँ, महिला का भी धन्यवाद देता हूँ, और अशोक जी, तोमर साहब, रविंद्र भाटी जी, और मेरे बड़े भाई हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर विनय भाई नहीं होते
तो भीम आर्मी का कारवा इतना मजबूत नहीं हो पाता। मैं इस बात को बड़े पूरे दिल से कहता हूं, क्योंकि व्यक्ति के कार्य की कदर होनी चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, मैं भीम आर्मी के विषय में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। भीम आर्मी कहाँ बनी, कैसे बनी, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मोस्टली चीजें आप लोग जानते हैं, जो लोग काम करते हैं। लेकिन अगर पूरे भारत में कोई ऐसा संगठन है जिसपे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, अगर इनकी संयुक्त लीडरशिप किसी के पास है, बने बनाए संगठन में अगर किसने लीडरशिप करने का मौका दिया, नेतृत्व दिया है, तो ये अगर किसी ने काम किया है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ। हमारे यहाँ जो अमर ज्योति जी हमारे नेता नेतृत्व करते हैं, वहीं राजस्थान में जितेंद्र अठवाल साहब नेतृत्व करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा संगठन और एक ऐसे समय में बना है 2014 में, जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत पे आई और भारतीय संविधान पे खतरा मंडरा रहा था। मैं जो बात कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, संविधान को हाथ में पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म होता था, बहन बेटियों के साथ रेप हत्या होती थी, मारकर लटकाया जाता था, राजस्थान के लोग जुल्म जाते अत्याचार होता था, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, कर्मचारियों के साथ। और बड़े बड़े नेता डर के क्या तो एनडीए में घुस गए या राजनीति को कमजोर करके पीछे बैठ गए। अगर कोई था जिसको जान की परवाह नहीं थी, जिसको अपने मान की परवाह नहीं थी, जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं थी, जिसको अपने परिवार की परवाह नहीं थी, जिसको परवाह थी तो भारतीय संविधान की, जिस संगठन के नाम से पीछे लिखा जाता था कि भीम आर्मी संविधान का रक्षक दल है, अगर एक मात्र उम्मीद कोई थी तो वो भीम आर्मी, इसके अलावा कोई नहीं। कहीं भीम आर्मी का नेतृत्व, कहीं भीम आर्मी का नेतृत्व किसी प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कोई और जाति करती, तो कहीं दूसरी जाति करती, कहीं तीसरी जाति करती, कहीं चौथी जाति करती। ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर सामाजिक न्याय है। कहीं इसकी रखवाली, इसका नेता पासवान समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता पासी समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता चमार समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता महार समाज का व्यक्ति। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? जहां संघर्ष करने की योग्यता पैदा हुई है, वहां भीम आर्मी ने नेतृत्व देने का काम किया, बड़े संगठन देने का काम किया। इसलिए बात आपको बतानी थी कि भीम आर्मी एक जाति, एक धर्म, एक स्थान का संगठन नहीं है। भीम आर्मी भारत के 140 करोड़ लोगों में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनका अपना संगठन है, उनकी अपनी शक्ति है, उनकी अपनी ताकत है। और आप जानते हो, देश भर में कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिस लड़ाई को भीम आर्मी ने लड़ने का काम किया और समय समय पे दिल्ली में अपनी शक्ति दिखाकर ये बताने का काम किया। हमारे कर्नाटक के लोग बैठे, तेलंगाना के लोग बैठे, तमिलनाडु के हमारे अध्यक्ष बैठे, समय समय पर बताने का काम किया है कि हम मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये शक्ति पैदा की है भीम आर्मी ने। प्यारे साथियों, ये आपके सामने जो बोल रहा है चंद्रशेखर, अगर इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान अगर किसने दी है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है।
टाइम्स मैगजीन में अगर इसका नाम छपा है, आपके छोटे से कार्यकर्ता का, दुनिया के 100 उभरते नेताओं में अगर किसी कार्यकर्ता के भीम आर्मी के नाम छपा है तो भीम आर्मी की देन। लेकिन आपने भी उसको साबित करके दिखाया है कि इस बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजकर अपनी आवाज को उठाने वाला भेज के आपने भी ये साबित करके दिखाया है कि जो टाइम्स मैगजीन ने कहा था कि आपका कार्यकर्ता भीम आर्मी का चंद्रशेखर, जो देश का अकेला उभरता हुआ नेता है, उस आवाज को आपने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे नगीना के लोग भी यहाँ हैं, दोनों हाथ उठा के नगीना के लोगों का धन्यवाद कीजिए एक बार जरा, बोलो धन्यवाद नगीना। मैं तो चाहता था एक हमारे पत्रकार मित्र यहां से लड़ रहे थे, आप उनको भी लोकसभा भेज देते, लेकिन आप भेज नहीं पाए। तो लोकसभा नहीं भेज पाए तो विधानसभा भेज देना। प्यारे साथियों, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। ये फूल मेरे आपके बीच में कांटे तो नहीं बन रहे? नीचे वालों को दिख रहा हूं ना? ये फूल हट सकते हैं क्या भाई? आपके मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आराम से फूल आपके लिए और कांटे हमारे लिए। प्यारे साथियों, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे कहनी है। आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ लेके आया। इसमें कुछ है, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बात एकदम कह दी पूरी कर दूं, ऐसा नहीं, समय पे दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना, अपनी लीडरशिप से मुझे कहना, अनुशासन हमारी शक्ति है। हमारा अनुशासन किस स्तर का होना चाहिए कि भले ही वो हमसे नाराज हो, भले ही वैचारिक रूप से हमारा विरोध है, लेकिन इस बात को जरूर कहे अपने लोगों में बैठकर कि भीम आर्मी जैसा अनुशासन किसी और संगठन के पास। ये बात हमें अपने अंदर पैदा करनी है। हालांकि मैं आपके अनुशासन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि देश का सबसे अनुशासित संगठन भीम आर्मी को होना चाहिए। भीम आर्मी एक ब्रांड है या नहीं, ये बताओ, बताओ है या नहीं, ये बताओ। मैं उससे उदाहरण बताता हूं। 2022 में जिन लोगों को काम न करने की वजह से हमने निकाल दिया था प्रदेश में, दिल्ली में, जो नेता किसी पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते थे, उन्होंने भीम आर्मी के निकाले गए कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 2-2 घंटे बात की। ये भीम आर्मी की ताकत है। और यहां भी जिन लोगों को हमने काम न करने की वजह से निकाल दिया था, उन लोगों को भी दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेताओं ने ऐसे हाथ मिला के खुद ज्वाइन कराया, जिनको हमारे यहां से निकाला गया। तो इस देश में अगर नेतृत्व का निर्माण हो रहा है, मजबूत कार्यकर्ता का निर्माण हो रहा है, जो ना पुलिस से डरता, ना कानून के झूठे शिकंजे से, ना जेल से, ना मुकदमे से, वो भीम आर्मी मिशन के नेतृत्व में। मैं बीएसएफ के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। ये पकड़ लाना, ये पकड़ लाना कोई जाकर बीएसएफ। हाँ, डबली ले लो, नारा मत लगाना। मेरा काम मनुवादियों को बजाना, ढपली बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर लेगा। मेरा काम है
इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठाते हैं उनका इलाज करना। प्यारे साथियों, आज आपसे 10वें साल में कुछ मांग रहा हूं, दोगे नहीं दोगे बताओ? तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है। ये शक्ति का निर्माण अपने अंदर करना है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात करती है, जो भेदभाव की बात करती है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम विचार के विरोधी हैं। हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा हमें दी है, उस विचारधारा के समर्थक है, उस विचारधारा के जो खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो, पार्टी हो, उसके खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों, कमजोरों, हक वंचित समाज के तरक्की के खिलाफ है, उनके खिलाफ। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। मैंने जो स्पष्ट कहा आज फिर दोहरा रहा हूं, हम ना किसी पार्टी के खिलाफ हैं, ना व्यक्ति के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की है और जब तक हम में आखिरी सांस रहेगा, हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। आंदोलन कम रहे या ज्यादा हो जाए। अभी जौहर आजाद जी ने बहुत शानदार बात कही कि हम रहे ना रहे। मैं ये ऐलान से कह रहा हूं, हम रहे ना रहे, लेकिन हम इस संगठन को जब तक हम में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, सांस इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल में, हजारों साल इस देश की राजनीति में, इस देश की व्यवस्था में अजर अमर रहेगा। इस बात का हम लोग विश्वास दिलाते हैं। और मैं एक चीज और घोषणा इस बार इस मंच से करना चाहता हूं, भीम आर्मी में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आज ग्राम पंचायत का सदस्य है, वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। भीम आर्मी में ऐसा नहीं कोई भी है, ना मैं, ना अध्यक्ष जी, ना महासचिव साहब, ना और कोई साहब, ना और कोई साहब, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसमें अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद पर रहेगी। अगर हमारे बच्चों को भी काम करना है तो वो भी भीम आर्मी के सामान्य सदस्य बनकर काम करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। यह ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसमें पीढ़ियां 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 एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस संगठन का नहीं लिखा। हमने इस संगठन का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि यहाँ आदमी की मेहनत, उसका संघर्ष, उसका समर्पण, उसका अनुशासन, उसकी शक्ति है। और ये उदाहरण है, अनिल जी गवाह हैं, जितेंद्र साहब गवाह हैं, बहुत सारे, सुनील बैरसिया जी गवाह हैं, बहुत सारे लोग गवाह हैं कि जो अपने यहाँ विधानसभा के मेंबर रहे होंगे, विधानसभा के सदस्य रहे होंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे, जिले के अध्यक्ष रहे होंगे, वो अपने अपने प्रदेशों में अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। ये किसी छिपा हुआ नहीं है, ये सत्य है। ये भीम आर्मी का कार्यकाल इस बात का उदाहरण है, आप देख सकते हो। संघर्ष के बलबूते जो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष था, वो आज राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है। ये दिया है भीम आर्मी। तो साथियों, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन का कारवां रुकना नहीं चाहिए। हम रहे ना रहे, कारवां चलता रहना चाहिए, कारवां आगे बढ़ना चाहिए, कारवां मजबूत होना चाहिए। और अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो घर से निकलो और बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम, मानवता के सिपाही बनो, अपने टूटे हुए भाइयों को गले लगाओ। जिन महापुरुषों के नाम मैंने लिए उनके संघर्ष को पढ़ो। मैं बिहार की बात करता हूं, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और मैं
राजनीतिक वो हो सकता है, लेकिन मैं रामविलास पासवान जी के जो आज इस दुनिया में नहीं, मैं उनके काम को भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर मंडल कमीशन में किसी का योगदान है तो रामविलास पासवान जी को छोड़ा नहीं जाता। मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि आज उनके बेटे उसी दल के साथ खड़े हैं जिस दल ने पिछड़ों के अधिकारों को रोकने के लिए यही चौकी का केवल लगा, वो अलग बात है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और ये बात भी समझनी पड़ेगी। रानी के पेट से राजा नहीं तैयार होगा। यहाँ अमर ज्योति जैसे सिपाही भी आपके बीच में बैठे हुए हैं। नेता जनता बनाती है, नेता रानी के पेट से नहीं बनता। जितनी ताकत आपने दूसरों को दी है, अमर ज्योति को दे देना। डंडा और झंडा इतना मजबूत है, वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी बात का आप याद रखें। मैं आपको इशारे से कह रहा हूं, समझदारी के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि समझदार बनो। मैं बिहार की बात करूंगा मेरे भाई। बिहार हर तीसरे दिन खबर आती है शेड्यूल कास्ट की बच्ची को रेप करके 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की जला दिया, मार दिया। मैं भी आता हूं लगातार बिहार। पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी ने बिहार में लड़ा। मैं लगातार आता हूं। ज्योति के साथ अन्याय हुआ दरभंगा, छोटी बहन ज्योति, मैं आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ। एक बड़े अधिकारी ने कहा, सर ये आदमी सांसद जी का बड़ा खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी सर। एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कहा, चंद्रशेखर भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम आईजी ऑफिस में, कोविड का समय था, छू नहीं रहा था कोई किसी को, छू नहीं रहा था। बाप बेटे को देखना नहीं चाह रहा था। हम आईजी से मिले और हमने आईजी कहा कि 20 दिन आपको, 21वां दिन हमारा। अगर 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो 21वें दिन 21वें दिन जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। 18वें दिन गिरफ्तारी हुई। जो कहते थे कि सांसद जी का खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी। आप विश्वास करो, 18वें दिन गिरफ्तारी हुई और आईजी साहब ने फोन करके मुझसे बताया कि भाई गिरफ्तारी हो गई है, आपका कोई आंदोलन नहीं मिलेगा। ये एक मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। कोई आंदोलन देश भर में ऐसा नहीं होता जिसमें बिहार अपना भाग खा लेता। कोई बंद बुलाया जाए, कुछ भी बुलाया जाए, सबसे पहले पटना में भीम आर्मी के बहादुर नौजवान खड़े होते, बंद में अपना योगदान देते। और ये बात मैं बिहार की इसलिए कर रहा हूं कि आज हम बिहार की धरती पे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के कितने मामले हैं, अनिल जी और अडवाल साहब यहाँ कितने मामले हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रागर, कितने मामले, हर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है भीम आर्मी ने। मध्य प्रदेश के कितने मामले हैं, भैरसिया जी यहाँ हैं, अस्ते जी यहाँ हैं, विद्रोही जी यहाँ हैं, कितने मामले हैं जिनमें लड़ाई लड़ी है भीम आर्मी ने। एक इतना बड़ा आंदोलन किया था 12 फरवरी को, 5 लाख लोग जुटाए थे, सरकार की नींद हराम कर दी थी एक दिन में। भीम आर्मी में बहुत शक्ति है भीम आर्मी के अंदर। बस उस शक्ति से भविष्य में क्या निर्माण करना है सोच लो। अगर आपने वोट की ताकत से चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में नहीं भेजा होता, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे प्यारे साथियों, तो क्या पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने वाला था कोई? ईमानदार से बताओ। जो लोग ये कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, क्या कभी जब कमजोरों पे जुल्म होता है, उनके बच्चों को, उनके घरों को, उनकी जमीन छिन जाती है, उनको मारा जाता है, किसी को दर्द होता है?
जो लोग कहते हैं भीम आर्मी तक तो ठीक था, लेकिन आजाद समाज पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, तो आप मुझे बताओ, ईमानदार से दिल पे हाथ रख के बताओ, जब तक भीम आर्मी थी कौन सा राजनीतिक दल हमारा समर्थन करता था? बताओ जरा, हाथ उठा के। आप जो कह दोगे मान लूंगा। आप बताओ कोई राजनीतिक दल था जो कहता था कि ये नौजवान, ये बच्चे हमारे जो समाज के लिए लड़ रहे? बताओ ईमानदारी से, था कोई? मजाक उड़ाते थे, आरोप लगाते थे, आपके आंसुओं पे हंसते थे। लेकिन जब आजाद समाज पार्टी नाम का दल आया तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ गई। और कुछ लोग चैलेंज देके कहते थे पार्षद नहीं बन पाएंगे, सभासद नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन नहीं जीत पाएंगे। और जैसे जनता ने कहा कि अहंकार अच्छा नहीं होता और जनता ने वोट की चोट दी और आपका ये कार्यकर्ता सांसद बन गया, सबके मुंह बंद हो गए फोटो में। इसको दिखाओ, लेना अपनी जगह पे। दो 2020 में यहां चुनाव हुआ, अमर ज्योति जी गवाए, राणा प्रधान जी गवाए, अमर तोमर साहब गवाए। एक सियासी दल ने हमसे कहा कि हम अलायंस करेंगे, बात कर ली सारी, और आखिरी मौके पे धोखा दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको लगता है कि ये गुलाम है, ये इसको हराने के लिए हमें वोट करेंगे, उसको हराने के लिए हमें वोट करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हमें वोट करेंगे, ये उनको लगता है। आप किसी को ताकत दे दो और आपके पास ताकत नहीं होगी। सांसद तो विपक्ष के बहुत सारे हैं, अगर आपका सांसद नहीं होता, बताओ कोई आपकी आवाज उठाता क्या? बताओ, जोर से उठाता क्या? उत्तर प्रदेश में भी हमने मिलकर लड़ने की बात कही। उत्तर प्रदेश से भी एक पार्टी ने हमसे वादा किया, आखिरी टाइम में हमारे पास में चुनाव हुआ, हमने सब पे भरोसा किया और उन्होंने सबने पूरी कोशिश की कि इस संगठन पे, इस पार्टी पे आरोप लग जाए कि ये फलानी की बी टीम है, इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने संविधान हाथ में उठाया, बड़े बड़े नेता संविधान लेके घूमने लगे, कहीं संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। ये भीम आर्मी की देन है। अगर आज किसी पर जुल्म होता है तो विपक्ष के दौड़े दौड़े भागते हैं कि हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए, फोटो खिंचवा ले। ये भीम आर्मी की देन है। कोई नहीं चाहता था किसी के मरे में, किसी की तकलीफ में। बहुत सारी पार्टियों ने तो बैन लगा दिया था, किसी के दुख सुख में नहीं जाना है। ये भीम आर्मी की देन है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जीते कोई हारे, आपके मुद्दों पे तब तक बात नहीं होगी जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए बिहार के मेरे भाइयों, हमें अपनी तरफ देखना है। अगर सब लोग इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी क्यों बनाते? बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय बहुत सारी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, लेफ्ट थे, अकाली दल थे, मुस्लिम लीग थे। बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? क्या बाबा साहब समझदार नहीं थे क्या? बताओ, उनके जितना विद्वान तो कोई नहीं था ना। आज भी ये बात प्रासंगिक है या नहीं है? मैं गया था अभी अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी है स्टैचू, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लगी है नॉलेज स्टैचू, मैंने देखी है। तो आप समझिए बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि जब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं होगी, हमारी समस्या को कोई नहीं बोलेगा। बाबा साहब चले गए, आखिरी पार्टी बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया आरपीआई का, आरपीआई काम करने लगी। लेकिन आरपीआई के जरिए बहुत बड़ी शक्ति नहीं बनी राजनीतिक हमारी। मान्यवर काशीराम साहब ने मोर्चा लिया, उन्होंने दल बनाया। क्या मान्यवर काशीराम साहब कमजोर थे या गैर जिम्मेदार थे या बाबा साहब के विरोधी थे? नहीं, ना बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी थे, ना कमजोर थे, ना ही किसी की टीम थी। वो तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, समाज को समझाने निकले,
राजनीतिक पार्टी बनाई, सामाजिक संगठन बनाया, कर्मचारियों का संगठन बनाया। और अगर आज आजाद समाज पार्टी मैदान में है तो वो इसलिए मैदान में है क्योंकि आजादी के 75-76 साल बाद भी हमारे लोग में आंसू नहीं सूखे हैं। ये बिहार में आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या बिहार का नौजवान पलायन नहीं करता है? क्या बताओ साथियों, करता है नहीं करता है? सबसे ज्यादा मजदूर कहां से जाते हैं देश में? क्यों ये मजदूरों का प्रदेश है क्या? सबसे ज्यादा आईएएस भी यहां से जाते हैं और सबसे ज्यादा मजदूर भी यहां से जाते हैं। क्यों? इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां की सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, इससे पहले भी सरकारें रही, सबके लिए कह रहा हूं, सबके राज्य में पलायन हुआ। और मैंने तो कोरोना काल देखा है, हिमांशु जी बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, मेरे आज भी याद है दिल्ली में जब कोरोना काल था तो मजदूरों को निकाला गया था, बस स्टैंड पे जगह नहीं थी, रेलवे लाइन बंद थी, रेल नहीं चल रही थी। किसी सरकार पे या यहाँ की हो या दिल्ली की, आपको घर तक भेजने के लिए रेल की व्यवस्था नहीं थी, जो आज पूर्ण बरसा निकाला था। हमने तो अपनी आंखों से देखा, इधर से डंडा मारती थी पुलिस, उधर भाग जाते थे, उधर से डंडा मारते इधर को भाग जाते थे। कोई पुल के नीचे को जाता था सड़े हुए पानी में, भूखे प्यासे, जो कुछ हमसे बनता था हम लोग कोशिश करते थे, देते थे कि भाई खाओ, क्योंकि हमारे अपने लोग, हमें दर्द होता है, मजदूर है, हमें तकलीफ होती है उनके आंसुओं से। कोई अपने बच्चे को बैग पे लटका के पैदल पैदल आ रहा है, कोई ट्रेन के आगे आके मर गया, कोई प्यास से मर गया, कोई पूछने वाला नहीं था। ये जिंदगी है मजदूरों की। और आप देखो इन वर्गों में 80% मजदूर हैं आज भी। बिहार में मैं गया हूं, जब बाढ़ आती है 3 महीने किस तरह के हालात होते हैं। क्या ऐसा हो गया है? एक तरफ हम चांद पे चले गए, मंगल की तस्वीरें भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हम बिहार में बाढ़ का इलाज। क्यों? क्योंकि बाढ़ का नाम पर हर साल पैसा आता है, आपदा के नाम पे उस पैसे से अपने घर भरे जाते हैं। ये सबके सामने मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हो, जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी दिखाऊंगा। ये महिलाओं के हाथ नहीं उठे तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं भाई। अच्छा उठ गए, उठ गए। आपको हीरे दिखाता हूं, हीरे देखने, ऐसा ना हीरे देख के ईडी वाले आ जाए, इनकम टैक्स वाले आ जाए, और आए या जाए, क्या करे, जो अपने पास है वो तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। हम पे जो है वो आपका है। ये हीरे आए हैं कवई, अजनपुर, विधानसभा आलापुर, अंबेडकर नगर, ये हीरे वहां से आए। और ये दूसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं, और ये तीसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं। और ये हीरे भेजे हमारे लिए, हमारे परिवार के लोगों ने। यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा सांसद बनेगा, सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए थे, दिख नहीं रहे ना वहां से? वाले भी देखो, ये क्यों दिखा रहा हूं पता है आपको? मैं बताता हूं ये हीरे कहां से आए, कब आए। ये हीरे आए तब जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, अंबेडकर नगर के लोगों ने भेजे। ये देखो, इस नोट को देखो,
इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो ये सिक्के, इनको कमाने में मेरे लोगों को सर से पैर तक पसीना आया होगा। देखो ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये हीरे, ये देखो, दिखे कैमरे वाला? दिखाओ भाई, दिखे नहीं दिखे? ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माओ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊंगा। और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब और महापुरुषों का अधूरा काम है उसको पूरा करा। मैंने ये पैसे जिस दिन देखे तो मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिया। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किन के नोटों से और किन के वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाले नेता बनते रहेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहाँ रहते हैं? महलों में। जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती। मुझे और इस मंच पर बैठे हर एक आदमी को फर्क पड़ता है। जब भूख के कारण किसी का बच्चा घर में रोता, हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हम आप में से एक हैं। इसलिए आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि जितने नोट मिले उतने ही वोट मिले। एक पैसा किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की। और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामे प्रधान जी, दूसरे कमल बराड़ा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, अडवाल साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने, रविंद्र भाटी जी, अपना घर नहीं देखा कहीं नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा जोर भाई का, सुल्तान भाई का और कासिम भाई का। क्यों? जोर भाई ईद पे अपने घर नहीं आए अपने बच्चों के बीच, कासिम भाई ईद पे अपने घर नहीं गए अपने बच्चों के बीच। और इसकी सुल्तान की कहां? सुल्तान, इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी मां कहां? सुल्तान वो हॉस्पिटल में थी, ये घर नहीं गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम हमारी बात को कोई उठाएगा नहीं। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जो साहब का हाथ मारते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हैं। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से नहीं डरती। 16 महीने जेल काटी लेकिन उठ नहीं कहा। ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाठियां खाई लेकिन कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सच्ची तमन्ना है जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में, मैं सच कह रहा हूं, घबराना मत, मरने वाला नहीं वो भी और हिलने वाला भी नहीं। याद रखना मेरी बात को। पिछले 3 दिन से हालात है कि बैठ नहीं पा रहा हूं। आज हवाई जहाज का सफर कैसे किया मैं जानता हूं इस बात को, और मेरे साथी जानते हैं। लेकिन ये दर्द मुझे नहीं रोक सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब इससे भी पेट नहीं भरा तो गोलियां चलाई,
गोलियों से भी बच गया, गोली से भी नहीं मरा। उस दिन ये समझ में आया कि ये जन्म सिर्फ पैदा होकर रोटी खा के और दोबारा जन्म खत्म होने के लिए नहीं मिला, ये जन्म कुछ करके दिखाने के लिए मिला। लोग कोरोना से मर गए, खांसी जुकाम बुखार से मर गए, और अगर गोली भी आपके भाई का सीना नहीं चीर पाई, आपके भाई की सांस नहीं खींच पाई, तो उस दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। आपको कह रहा हूं बिहार के मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में यहां आए हो। अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बना के समाज को तैयार करो, और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत। और कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल भी नहीं पाएगा, भीड़ में छिप जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता है पार्लियामेंट में? कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेना। अगर 543 में आपका अकेला सांसद नहीं दिखाई दिया, तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई लड़ सकते। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखा ही रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाएंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप ये सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा किसके अंदर हो सकता है? सोचो। जहां एक तरफ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आप बताओ एसआईआर के जरिए क्या आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है? बताओ, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपने वोट की, आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, एक एक आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है, बाबा साहब ने हमें वोट हथियार के तौर पे दिए। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो वो क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के, और फिर हमारी छोटी सी गाड़ी गली में उतर के, हमारे टूटे से मकान में, झोपड़े में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम बार बार वोट, जितनी वोट हमारे पास नहीं रही। ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं ये आपकी बस्तियों में घुसने नहीं आते मेरे भाइयों। आज अगर ये आते हैं, किसी को चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों पे हाथ लगाते हैं, आपके बीच में बैठ कर खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, इस वोट की वजह से कि ये वोट आपसे ले लेते। आप ये सोचो, आप इतने लंबे समय से इनको वोट देते हैं, आपका क्या बना? तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा फिर करोगे क्या मेरे प्यारों? बताओ, इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वालों एक बात और हमसे सीख लो, बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आके मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग काया पलट के रखने में मेरी बात का। और उत्तर प्रदेश की गूंज आप तक आ रही है नहीं आ रही है? कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम की पार्टी। अभी इलाहाबाद वालों ने बताया नहीं, बताया कहां की पार्टी है? बताया नहीं, बताया नहीं, बताया। चाहे विरोध में, आलोचना में लिखा हो, मीडिया ने, इसी मीडिया ने लिखा ना कि 5000 कार्यकर्ता, 10,000 कार्यकर्ता, एक तरफ में कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ, आप पैसे पाए हो क्या? भूखे प्यासे
मोटरसाइकिल से, रेल में, बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जुटा के जो ये इतना बड़ा जन समूह आया, ये पैसों में नहीं आया। जो पैसों में आया हाथ खड़ा कर दे। ए शंभू भाई, आप कैमरा घुमा के देख लें, देखना कोई पैसों में तो नहीं आया। जो पैसों में आया है वो जोर से हाथ खड़ा करके दिखा दे इसे। और जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आया, जरा एक बार जय भीम का नारा लगा दो। हम जो हैं, एक प्यारो सुनो सुनो रुक जाओ। हम जो हैं वो इनकी वजह से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये भी प्रदर्शन करना है, बताना है कि हम अनुशासित कितने हैं। बैठ जाओ अपने जगहों पर। इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहिए अगले 1 मिनट के अंदर, चाहे कोई जगह मिले बैठ जाओ, जमीन पे, कुर्सी पे, कहीं स्टैंड में जहां मिल जाए बैठ। ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अनुशासन नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन भी किसी के अंदर नहीं है जैसा भीम आर्मी के अंदर। एक भी नौजवान कहीं खड़ा ना रहे, बैठ जाओ। कपड़ों की परवाह मत करो, मैं जानता हूं मेरे प्यारो, कपड़े वपड़े कोई अहमियत नहीं रखते आपके लिए। मीडिया के लोग रहे, पुलिस के लोग रहे, मंच पे भी जो है वो भी बैठ जाओ, सभी के लिए उधर जो मंच पे है वो भी, जो जमीन पे है वो भी। ना मंच वाला खड़ा रहे, ना सामने वाला खड़ा रहे। तुमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा तो नहीं है, देखना। शांत हो जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो है वो इनकी वजह से ऐसा। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं लोकतंत्र में। ये हमारे साथ। आपसे कह रहा हूं, अगले 5 मिनट आपसे बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों, माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपने अपनी बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगा। आपने सबको मौका दिया है, यहां कोई सरकार आपके बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार भी बनी तो आपकी वजह से बनी, आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी, लेफ्ट के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोग को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, सुनो आज ही बता रहा हूं, टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, कानपुर वाले हमारे वाल्मीकि भाई साहब खड़े हैं, मुझे यहीं से दिख रहे हैं, टीवी चैनल पे क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है, वो पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है। आप मुझे बताओ, अभी जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ, कौन सी पार्टी के लोग भाग के जिनकी वजह से सरकार दोबारा से बनी? बताओ कौन सी पार्टी में, कौन सी पार्टी? जोर से बताओ। हमारे नंबर थे क्या? हमारे नंबर भागा क्या? हमारे नंबर को भगा सकता है क्या कोई? फिर हम आपके पिछलग्गू बने रहे, हम आपका झंडा बनाए, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठे, हमारा आदमी नीचे बैठा। काय का बैठे भाई? काय का बैठे? हमारा आदमी कुर्सी पर बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी में। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पिछलग्गू थे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ, संघ का
बताओ शेड्यूल ट्राइब के लोगों को क्या दोगे, बताओ मुसलमानों को क्या दोगे, बताओ नौकरियों में क्या हिस्सेदारी दोगे, बताओ निजी क्षेत्रों में क्या दोगे, बताओ प्रमोशन रिजर्वेशन दोगे नहीं दोगे, बताओ जमीन दोगे नहीं दोगे, बताओ इनको लोन दोगे नहीं दोगे, बताओ इनको दो गुटों में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे नहीं दोगे। हम कहीं वोटर हैं क्या? हमेशा वोटर ही बने रहेंगे? हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे। और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम पे अन्याय अत्याचार कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहां बीजेपी की सरकार यहां अत्याचार दिखेगा, कर्नाटक में नहीं दिखेगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात यह है, हम थे सबसे पहले शख्स, बिहार के साथियों, हम थे जो नीतीश जी के पास गए, जिन्होंने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये दल, ये गठबंधन छोड़ के आपको इधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 का तख्ता पलट करना चाहिए। हम थे जो राजा साहब गवाह, हम गए थे, हम गए उनके पास, हमने कहा करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब महागठबंधन में मौका नहीं मिला, मनचाही नहीं हुई, तो इधर आ गए। कौन किसकी बीटी में, कौन किसका एजेंडा, सब जानता है समाज। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो। जो आज जिनके दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाके बात कर ले, अगर आप एकजुट हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपके ऑफिस के बाहर ना खड़े हो तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। और अगर आपने मेरी बात में पहरा देके बिहार में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, आप इतनी मेहनत से दिखाएंगे। जो अपने आप को बड़े बड़े दल समझते हैं, वो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर टाइम लेके मिलना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बंद कर लूं नहीं कर लूं? नजर लग जाएगी इनको, इन हीरो को छुपाना पड़ेगा, वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहेंगे हीरे निकालो। जानते नहीं है, जानते बांध नहीं, बांध देना, बहुत मेहनत की कमाई। देखो नोट देख रहे हो, ऊपर नीचे दोनों जगह से फटा हुआ है, लेकिन जिस मां ने ये भेजा होगा गांव से, उसने कितने अपमान के घूट सहे होंगे अपनी मेहनत करते हुए, इस बात का आइडिया मुझे और आपको नहीं। देखो इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है, यानी कि जो 100 रुपए कमाता है वो भी साथ है, और जिसके घर में खर्च के बाद 1 रुपया बचता है वो भी साथ है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। ऐसी नौबत मत आने देना मेरे यहाँ। मुझे तो अगर मेरे खून का एक एक कतरा मांगोगे तो दे दूंगा। आज कह रहा हूं, किसी को भरोसा ना हो तो यहीं चेक कर लो, अगर उफ कह दिया खून के नाम पे तब तो कह देना कि चंद्रशेखर आजाद जबान पे फिर गया। लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ताकत नहीं बनाओगे, अपनी वोट से कामयाबी नहीं प्राप्त करोगे तो क्या होगा पता है? फिर रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, भर्तियों में घोटाले होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, मार पड़ेगी। फिर कहोगे चंद्रशेखर भाई आ जाओ। आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं, फिर कल आप कहोगे जब हम समझ गए हैं तो हम ये काम आज से क्यों ना शुरू करो। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, इतनी जोर से बताओ कि बाहर वालों को आवाज जानी चाहिए, और जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए। मदद करोगे नहीं करोगे? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, अगर वारे के न्यारे नहीं कर दिए तब आप कहना मेरी बात को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं,
क्यों? क्यों? क्योंकि अगर पैसा कमाना, पैसा बचाना, गाड़ी बंगले बनाना ये लक्ष्य होता तो गोली खा के बिना सुरक्षा के नहीं घूम रहा होता आपके बीच में, समझे? मैं आपका धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी की पूरी स्टेट की टीम का, जिले के पदाधिकारियों का, जिले के अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं। यहाँ के नेतृत्व को सलाम करता हूं और जिन शासन ने यहाँ पे अपना योगदान दिया, समय दिया, आर्थिक मदद की, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये उम्मीद और अपेक्षा आपसे करता हूं कि आप अब रुकोगे नहीं, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बनाकर दिखाओगे। दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बहुत बहुत, मेरा फोन देना, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे मामले मेरे पास आए। MES अभ्यर्थी न्याय के लिए दफ्तर दफ्तर गुहार लगा रहे हैं, दफ्तर दफ्तर गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के नेताओं को ये गुहार सुनाई नहीं दे रही है। प्यारे भाइयों, आप हमें ज्ञापन दे दो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, बैठ जाओ जरा अपनी जगह पे, वापस बैठ जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई, इसलिए फोन लिया था। जल्दी से बैठ जाओ फटाफट, 1 मिनट का समय, 1 मिनट में वापस बैठ जाओ। दिखाओ कि आपकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तो भाई अपना ज्ञापन दे दो, पार्लियामेंट में मैं आपकी मांग को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा, ठीक है? एक बात, जल्दी से बैठो झारखंड वालों। अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी और भीम आर्मी की सीनियर लीडरशिप यहाँ है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे भी और आपके माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि जो स्कूल सरकार बंद कर रही है, वो स्कूल सरकार भीम आर्मी को लीज पे दे दे। हमें उनसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए। वो स्कूल हमें लीज पर दे दे। भीम आर्मी के नौजवान को हम लोग तैयार करेंगे, वो स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। जितने स्कूल बंद कराए जा रहे हैं वो सारी बनी बनाई बिल्डिंग है, सरकार पर तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे कम है। मैं गारंटी देता हूं चंद्रशेखर आजाद, बिहार से खड़े होकर कह रहा हूं, शिक्षा की नगरी पटना से, ये यहाँ बराबर में हरगोविंद साहब जी की वो जन्मस्थली यहीं बराबर में पटना साहिब, यहाँ से खड़े होकर कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध के ज्ञान की धरती बोध गया के नजदीक से खड़े होकर कह रहा हूँ, भगवान महावीर के संघर्ष की धरती से खड़े होकर कह रहा हूँ, जितने स्कूल बंद करा रहे हो आप भी सुन लो और अपने फोन में नोट कर लो, वीडियो बनाओ, ये बात पहुंचाओ केंद्रीय मंत्री जी को टैग करके ट्विटर पे, फेसबुक पे कि उन तक जाए। सब फोन ऑन करो, अपने कैमरे ऑन करो, वीडियो बनाओ और इस वीडियो को ट्विटर पे टैग करके लगाओ केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी को, क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी को कैमरा ऑन करो जल्दी 30 सेकंड में और ये बात मेरी पहुंचाओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ। जितने स्कूल बंद कर रहे हो सारे स्कूल भीम आर्मी को लीज पर दे दो। कोई पैसा, कोई फंड नहीं चाहिए। सारे स्कूलों में भीम आर्मी के नौजवान हम लोग कैडर तैयार कर देंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, आपके स्कूल से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे आपसे वाला। मगर स्कूल मत करो मंत्री जी, क्योंकि एक स्कूल से स्कूल नहीं बंद होगा, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों का भविष्य बंद हो जाएगा। तो इससे मत करो और अगर ऐसे नहीं मानोगे तो आंदोलन से मानोगे। बहुत जल्द, चिंता मत करो, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि स्कूल बंद होना हो, स्कूल सपने में जरूर आएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।